हमारे पास एक डेफिनेशन आती है बेटे, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी या कुछ वर्ड आता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो डेफिनेशन रहता है वो क्या होता है बेसिकली, इट इज द डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। उसको हम लोग ये पॉइंट में बोल देते हैं कि ऐसे लिखने इसको, ओके। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। और कल हम लोगों ने पास्कल्स लॉ भी डिस्कस किया था, सॉरी आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी डिस्कस किया था, जिसमें तुम्हें यह बताया गया था कि हाउ टू कंसीडर द buoyant force, कि buoyant force को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं। तो buoyant force is nothing but it is the amount of the liquid displaced, amount of the liquid displaced, ठीक है। और तुम्हें यह भी बताया था, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें ये भी बताई थी मैंने, कि एक वर्ड होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी बेसिकली क्या होता है, इट इज द पॉइंट एट विच द buoyant force एक्ट, जहां पे buoyant force एक्ट करती है, एंड lies at the geometrical center of the displaced वॉल्यूम। मैं जितना बॉडी ने डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम किया उतना, ठीक है। वैसे मैं तुम्हें बहुत बार ये चीज बता चुका हूं, जैसे ये कोई तुम्हारे पास ऐसे एक क्यूब है बेटे, और इसमें इतना लिक्विड को सबमर्ज कर दिया। ये लिक्विड जो सबमर्ज हो चुका है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, buoyant फोर्स इधर लगेगा, पर टोटल क्यूब का जो लिक्विड का सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे लाई करेगा, सी। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जिधर लाई करेगा उधर नीचे को mg लगेगा और buoyant फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है। जहां पे भी ये चीजें ऐसे ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं, बस उसी को याद रखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन को अप्लाई करते हैं। अब होता क्या है इसमें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हम लोग सबसे पहले टोटली सबमर्ज्ड सिस्टम के बारे में बोलने वाले हैं। टोटली सबमर्ज्ड सिस्टम के बारे में, मान लो एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, मतलब नो डाउट ऐसे करके होगा सिलेंडर, और इसको तुमने ऐसे लिक्विड में रख दिया, और तुम अगर इस एंड से इसको देख रहे हो तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, और तुमने क्या किया, सिलेंडर के नीचे कुछ मास ऐड कर दिया। अगर ये एम्प्टी सिलेंडर होता है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करता है, पर अब तूने जब नीचे इसके अंदर कोई मास रख दिया तो सेंटर ऑफ मास सेंटर नहीं है, पर थोड़ा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, अब टोटली सबमर्ज्ड बोल रहे हो तो टोटली सबमर्ज्ड का मतलब हो गया कि ये सारे का सारा ऐसे डूबा हुआ, ठीक है। अब पॉइंट सुनने वाली बात है, इस एंड से जब तुम ये सर्कल देख रहे हो तो ये सर्कल कुछ ऐसे बनाओगे, और यहां पे तुमने मास को रख दिया, यहां पे तुमने मास को रख दिया। दिस इज नो डाउट द सेंटर ऑफ द बॉडी और द सिलेंडर, बट बेटा
क्योंकि तुमने इस सिलेंडर का मास तो था, वो सेंटर पे था, लेकिन तूने नीचे और मास रख दिया, तो इस वजह से टोटल सेंटर ऑफ मास अब थोड़ा नीचे आएगा, टोटल सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आएगा। हमारे पास एक पॉइंट आ गया। तो इसमें क्या बोला गया कि तुमने सिलेंडर था तुम्हारे पास टोटली सबमर्ज्ड, तो टोटल मास तो था ही तुम्हारे पास सेंटर पे, पर जब तूने नीचे इसके मास और रख दिया तो अब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया। पर जब ये फुली सबमर्ज्ड है तो फुली सबमर्ज्ड को ये थोड़ी देखना होता है कि उसका कितना वॉल्यूम है, क्या है, उसको सिर्फ देखना आउटर स्फीयर का, आउटर सिलेंडर का। तो आउटर सिलेंडर का जो बॉयंसी होगा वो नीचे यहाँ पे सेंटर पे लगेगा। ओके, तो मतलब कहने का बेटा, मतलब तुम चाहे एक हॉलो सिलेंडर जैसे ऐसे कवर करके, या एक सॉलिड सिलेंडर, दोनों का शेप एक जैसा हो, सब कुछ एक जैसा हो, रेडियस भी सेम हो, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, हाइट सब सेम, तो ये दोनों को जब तुम किसी लिक्विड में डालोगे तो वॉल्यूम तो एक जैसा डिस्प्लेस करेंगे ना, वॉल्यूम तो दोनों एक जैसा डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि जब तुम पूरा उसको डाल दोगे उस लिक्विड के अंदर तो वो वॉल्यूम उतना डिस्प्लेस करने वाले हैं, क्या दिक्कत वाली बात है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें ये सी सेंटर ऑफ मास आ रहेगा, ये सेंटर ऑफ मास आ रहेगा, और यहाँ पे बॉइंट फोर्स आएगा बिकॉज इट इज फुली सबमर्ज्ड, तो तुम्हारे पास यहाँ पे बॉइंट फोर्स ऊपर को लगेगा, और सेंटर ऑफ मास लग रहा है तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम mg नीचे को लगेगा, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब तूने क्या किया, तूने ना इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे घुमा दिया, तो जब तूने घुमाया इसको तो क्या देखा तूने, तूने ये देखा ये मास ऐसे चला गया, ऐसे इधर, और ये मतलब तूने इसको जब घुमा दिया ऐसे करके, तो ऑब्वियस ही बात है बेटे, ये लिक्विड यहाँ पे, सॉरी ये जो बॉडी है ये इधर को चला गया, तो सेंटर ऑफ मास जो पहले इधर था सेंटर पे वो थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है, और बॉइंट फोर्स में तो कोई टिल्ट नहीं आएगा, वो तो उधर ही रहने वाला है, बॉइंट फोर्स तो उधर ही रहने वाला है, बॉइंट फोर्स तो इधर ही रहने वाला है, और वेट तुम्हारे पास नीचे को लगने वाला है, तुम्हारे पास जो वेट है वो नीचे को लगने वाला है, बॉइंट फोर्स ऊपर को लगने वाला है और वेट तुम्हारे पास नीचे लगने वाला है। तो तुम ये देखोगे कि जब तुमने इसको ऐसे टिल्ट किया, ऐसा घुमाया इधर को, तो क्या वो बॉइंट फोर्स ऊपर लगा, वेट नीचे लगा, ठीक है, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, ये इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, और इसकी वजह से ये दोबारा से घूम के बॉइंट फोर्स लगने के कारण ये दोबारा से अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा। यहाँ पे तुम ये चीज नोट कर सकते हो, इसके पॉइंट में तुम ये पॉइंट नोट कर सकते हो कि इफ सिलेंडर इज slightly tilted, then
the torque of buoyant force about center of mass. नो डाउट ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड टॉर्क तुम देख पाओगे, ये ऊपर को लग रहा है, about center of mass tends to restore the cylinder to its original equilibrium position. Original equilibrium position. ऐसा, ठीक है। मतलब तूने थोड़ा सा सिलेंडर को टिल्ट किया, लेकिन अब बोला गया कि तुमने ना सिलेंडर को ऐसे घुमाया कि ये जो मास तुम्हारे पास इधर था पहले, तुमने इसको ऐसे घुमाया कि ये जो सारे का सारा मास है बेटे, ये सारे का सारा मास अब ऊपर चला गया, मतलब सेंटर ऑफ मास अब ऊपर शिफ्ट हो गया। बॉयंट फोर्स तुम्हारे पास इधर ही लग रहा है सेंटर, मतलब ऐसा करके कुछ ऐसा किया। तो तुमने क्या किया इसमें, मतलब अगर तुम्हें कंडीशन ऐसा दिया गया कि अगर तुमने सिलेंडर को ऐसे रखा है तो क्या होगा, लॉजिक ये पूछा जा रहा है। तो तुम देख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास और बॉयंट फोर्स ये दोनों के दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, पर अगर इस पोजीशन से थोड़ा सा भी इसको टिल्ट किया जाएगा तो तुम देख पाओगे इस साइड से तुम ये देख पाओगे कि ये मास जो है वो थोड़ा इधर को शिफ्ट हो चुका है, मतलब सेंटर ऑफ मास अब इधर आ चुका है और बॉयंट फोर्स इधर आ चुका है, ठीक है। और इसमें सेंटर ऑफ मास इधर है, बॉयंट फोर्स तुम्हारे पास इधर है, तो इसमें क्या होगा तुम्हें ये समझना है, ठीक है। होगा क्या कि जब तुमने इसको टिल्ट दिया ऐसे करके तो बॉयंट फोर्स इधर को लगेगा, जब बॉयंट फोर्स बेटे इधर को लगेगा तो ये और उसको घुमा देगा, समझ रहे हो। बॉयंट फोर्स इधर को लगेगा और ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये इसको और घुमा देगा, इट विल इंक्रीज द टिल्ट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहां पे देखोगे, सो हियर if center of mass of cylinder, loaded cylinder कह दो, loaded cylinder क्योंकि तुमने इसमें मास भी रखा है कोई, loaded cylinder is located above the center of buoyancy, above the center of buoyancy, then the torque due to buoyant force will enhance the tilt, will enhance the tilt, ये टिल्ट को एनहांस कर देगा, मतलब बढ़ा देगा टिल्ट को ये, ठीक है। ऐसे इसको याद रखो। मैं तुम्हें एक बार डायग्राम जो है एक बार फिर से तुम्हें यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें डायग्राम एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिर से दोनों पॉइंट्स बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से कर रहे हैं डिस्कस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए मैंने तुम्हें ये चीज के बारे में बताया कि तुम्हारे पास एक सिलेंडर है जो कि फुली सबमर्ज्ड है, सारी जगह पे ऐसे करके लिक्विड है, तुम्हें अभी बताया मैंने, और यहाँ नीचे सी है, और ये तुम फ्रंट साइड से इसको देख रहे हो। तो बॉयंट फोर्स होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड पे लगता है,
मतलब जिस तरह की शेप होगी इसकी उस तरह से लगता है। पर यहाँ पे क्योंकि तुमने मास नीचे रख दिया है तो सेंटर ऑफ मास को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल पता क्या होती है? शिप्स होते हैं ना, जो शिप्स, हमेशा याद रखो जो शिप्स होते हैं वो हमेशा फुल्ली लोडेड होते हैं। उनका जो डेक होता है उसको थोड़ा हैवी कर दिया जाता है कि बाय चांस कभी अगर शिप को टिल्ट होना पड़े तो सेंटर ऑफ मास अगर नीचे रहेगा तो वो टिल्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? ये देखो एक बार, देखो एक बार डायग्राम में ड्रॉ करके दे रहा हूं तुम्हें, देखो। जो मैं तुम्हें अभी बोला कि अगर ये देखो, ये लिखा भी हुआ है साथ में कि बॉइंट फोर्स ऑलवेज टेंड्स टू रोटेट द, अब क्योंकि तूने नीचे रखा और थोड़ा सा टिल्ट ऐसे करके घुमाया, देखो इधर यहां से ऐसे करके घुमाया, तो जब तूने इसको ऐसे करके घुमाया तो ऑब्वियस ही बात है ये ऐसे करके घुमा तो ये वेट तुम्हारे पास इधर को आ गया और बॉइंट फोर्स तुम्हारे पास इधर को लग रहा है। अब ये सेंटर ऑफ मास है, ये फोर्स है, ये सेंटर ऑफ मास है और ये तुम्हारे पास फोर्स है, ठीक है। ये एरो इधर होना चाहिए क्योंकि इसको ऐसे घुमाया ऐसे, तो ये बॉइंट फोर्स तुम्हारे पास ऊपर को लग रहा है तो ये इसके हिसाब से इसको ऐसे घुमाएगा। देखो तुमने घुमाया ऐसे, तुमने इसको रोटेट किया ऐसे, पर बॉइंट फोर्स जो है इधर को लग रहा है तो ये इसको ऐसे करके घुमा रहा है, तो ये रिस्टोर कर रहा है, तुम देख पा रहे हो। It rotates the about C and get back to the original orientation because torque vector is coming out of the page. मतलब ये इधर को R आ गया और इधर को F आ गया, तो R क्रॉस F होता है ना टॉर्क, इस वजह से आउट ऑफ द पेज। और यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि बॉइंट फोर्स जो है, क्योंकि तुमने टिल्ट ऐसे किया था और जो बॉइंट फोर्स है वो उसको घुमा कैसे रहा है, ऐसे करके घुमा रहा है, तो ये टिल्ट को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। और ये कंडीशन कब है? तुम ये बोलते हो जब C lies below the buoyant force, जब buoyant force के नीचे लग रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि अगर तुम्हें बताया गया कि अगर C जो है वो तुम्हारे पास ऊपर लग रहा है, जो C है बेटा वो तुम्हारे पास ऊपर को लग रहा है, मतलब ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो इसमें बोला जा रहा है कि जो C है वो तुम्हारे पास ऊपर को लग रहा है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास ऊपर को लग रहा है, बॉइंट फोर्स तो ऊपर को ही लगना है, पर सेंटर ऑफ मास अब ऊपर को चला गया, तूने घुमा दिया सिलेंडर को ऐसे करके पहले, और तुमने जब इसको ऐसा टिल्ट दिया, जब तुमने ऐसे इसको टिल्ट किया तो क्या हुआ, वेट इधर को लगा, बॉइंट फोर्स ऊपर को लगा। अब देखो ध्यान से, बॉइंट फोर्स लगा ऊपर को, सेंटर ऑफ मास तुम्हारे पास इधर है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला आ गया फोर्स का, बॉइंट फोर्स का, और ये इसको ऐसे घुमा रहा है और तुमने इसको घुमाया भी ऐसे और बॉइंट फोर्स भी इसको ऐसे घुमा रहा है, तो ये इसको क्या कर देगा, डुबे देगा, डुबो देगा। इसी वजह से जितने भी शिप्स होते हैं बेटे, हमेशा हमेशा उनके शिप्स पे डेक में थोड़ा मास ज्यादा लोड किया जाता है ताकि सेंटर ऑफ मास हमेशा नीचे रहे और शिप हमारा प्रॉपरली और सेफली चलता रहे। और तुम्हें याद होगा ये भी चीजें तुम लोगों ने देखी हैं, कभी भी हिली एरियाज में जब बस जाती है, हिली एरियाज में कभी भी जो पैसेंजर्स होते हैं उनको ऊपर चढ़ने नहीं देते। उसका रीजन क्या होता है कि जब ऊपर पैसेंजर्स ज्यादा हो जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बस जो है वो ऊपर चला गया, और अगर भगवान ना करे अगर थोड़ा सा भी टिल्ट किया बस तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, क्लियर हो गया पॉइंट, मतलब गिर जाएगा ये सारे के सारे। इसी वजह से हिली एरियाज में passengers are not allowed at the top of the bus. That is the reason, because they don't want the center of mass to shift. उन्होंने फिजिक्स तो नहीं पढ़ी होती पर उनको ये पता होता है कि अगर ऊपर ज्यादा बंदे बैठे होंगे तो बस का पलटने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके ओके, अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है।
देखिए अभी क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि हमें डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है बेटे, डेंसिटी ऑफ आइस दे रखा है। हमेशा आइस जो होती है वो फ्लोट करती है ना वाटर में। तो व्हेन समथिंग इज फ्लोटिंग समवेयर तो यू कैन से इट इज ओनली बिकॉज उसका डेंसिटी कम होगा। तो आइस का डेंसिटी तुम्हारे पास 900 होता है, वाटर का डेंसिटी 1 किलोग्राम होता है, तुम्हें पता ही है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। when you are talking about the ice which is floating and some part is outside, ये मैं बोल रहा हूँ, ये याद रखना बेटे। आइस फ्लोट कर रही है बट सम पार्ट इज आउटसाइड, ये उस आइस के बारे में बात हो रही है। उसका डेंसिटी ऑब्वियस है कम है। अगर उसकी डेंसिटी उसके दो बराबर होगी तो आइस कभी भी उसका पोर्शन बाहर नहीं होगा। जैसे तुम बोलो आइसबर्ग होते हैं, जो आइसबर्ग जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं, तो मतलब उनका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होता है, इस वजह से आइसबर्ग फ्लोट करते हैं। लेकिन जो आइस पानी के बिल्कुल अंदर होती है तो उसका डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी दोनों इक्वल होता है। मतलब आइसबर्ग इज टोटल, इट्स नॉट लाइक आउटसाइड वाला आइसबर्ग है सारे का, नीचे वाला आइस हो गया, ऐसा नहीं। वो पूरा का पूरा जो है वो आइस है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो कहते हैं फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ द आइस व्हिच इज आउटसाइड। तो इट इज वेरी सिंपल थिंग। मान लो बेटे तुम्हारे पास ना एक ऐसे एक लिक्विड है और इसके अंदर एक आइस है और डेंसिटी ऑफ आइस रो आई है और डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू है, और आइस का डेंसिटी तुम्हें दे रखा है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर का डेंसिटी तुम्हें दे रखा है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये चीजें तुम्हें दे रखी है। ठीक है, ओके ये आ गया तुम्हारे पास एक। ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर ऑफ 1000 डेंसिटी एंड फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर इज दिस मच। अब तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया, तो बच्चों तुम ये बोलोगे एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होगा तो जो वेट ऑफ आइस होगा बेटे वो बॉइंट फोर्स के बराबर होगा। जो वेट ऑफ आइस होगा वो तुम्हारे पास बॉइंट फोर्स के बराबर होगा। मान लो टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइस क्यूब, ये जो आइस क्यूब है, ये जो तुम्हारे पास आइस क्यूब है, वेट ऑफ आइस क्यूब जो है, मान लो वो तुम्हारे पास वी आई है। वी आई इज द वॉल्यूम ऑफ द आइस क्यूब, या वी लिखते थे। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ आइस इज रो आइस इनटू द ग्रेविटी। बॉइंट फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो तुम्हें पता है, लेट वी आई बी द वॉल्यूम, वी आई या वी इन बी द वॉल्यूम इनसाइड द वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी। वैल्यूज पुट कर दो। ग्रेविटी क्या बेटे, ये वॉल्यूम भी है और डेंसिटी ऑफ आइस तुम्हें 900 दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हें 1000 दे रखा है, और ये आ गया v इनसाइड बाय v। v इज द वॉल्यूम ऑफ द आइस क्यूब या वॉल्यूम ऑफ आइस, उसमें vi जो है वो वॉल्यूम इनसाइड, और ये तुम्हारे पास जो है v इनसाइड बाय v का वैल्यू 0.9 आ गया, 0.9 किलोग्राम
पर मीटर क्यूब। ये तुम्हारे पास V इनसाइड का वैल्यू आ गया 0.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। .9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये इनसाइड आ गया। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, सॉरी बेटा रेशियो है तो डेसिमल ये नहीं आएगा, यूनिट्स नहीं आएंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो इनसाइड है बेटे वो तुम्हारे पास आ गया 0.9 एंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो आउटसाइड आएगा बेटे वो कितना आएगा 0.1 और यू कैन से 10%, और यू कुड से व्हाट बेटे 10%, कि 10% ऑफ दिस विल बी आउटसाइड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें इसी के लेवल पे करवा रहा हूं। देखिए अब एक क्वेश्चन और है, पता क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन ऐसा है कि अगर तुम आइस क्यूब के अंदर एक कॉइन रख दो, आइस क्यूब के अंदर तुम एक कॉइन रख दो और आइस क्यूब जो है वो मेल्ट कर जाए, जो आइस क्यूब है बेटे वो क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए। तो तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें क्या होगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अब ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, एक पीस ऑफ आइस है वो फ्लोटिंग इन अ ग्लास वेसल है और फिल्ड विद वाटर है, तो प्रूव दैट कि वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ये आइस का नाम तुम आइसबर्ग नहीं कह सकते, तो मैंने बताया आइसबर्ग और जो नॉर्मल तुम्हारे पास आइस होती है उनमें फर्क होता है। मेरा पॉइंट सुनना जबरदस्त। जैसे बच्चों तुम्हारे पास ये कंटेनर है और यहां पे तुमने कहा यहां पे इतना, इसके अंदर ये वाटर था पहले, ये ऑलरेडी ये वाटर था और वाटर का लेवल ऑलरेडी इतना था पहले, लेकिन तुम जैसे ही इसमें आइस डालोगे, आइस क्यूब डालोगे, तो वो आइस ऐसे फ्लोट करती है। तुमने देखा होगा वो टच कर रही होती है ऊपर को, मतलब सारे का सारा इसका वॉल्यूम इनसाइड ही होता है। तो ऑब्वियस है यहां से ये लेवल तो बढ़ गया, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आइस क्यूब जो है वो ऑलरेडी तुम्हारे पास वाटर के अंदर है, ये ऑलरेडी तुम्हारे पास वाटर के अंदर है, ये तुम्हें पहले से बताया जा रहा है ये वाटर के अंदर है। लेकिन अब ये जब आइस मेल्ट करेगा, ऑब्वियस है यहां से ये लेवल बढ़ चुका है, ठीक है, आइस डालने के बाद ये लेवल बढ़ चुका है। पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब आइस मेल्ट कर गया, जब ये मेल्ट कर गया तो ये जो लेवल है वो क्या होगा, ये वाला होगा या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ABC लेवल ऑफ वाटर आफ्टर मेल्टिंग, मेल्टिंग के बाद वाटर का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा, वही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। तो बेसिकली बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आइस डाला तो लेवल बढ़ गया, पर क्वेश्चन जो है बेटा आइस डालने के बाद का पूछा जा रहा है, ये वाला तो नहीं पूछा जा रहा है, वो तो अंडरस्टूड ही आइस डालेंगे तो लेवल बढ़ेगा, पर आइस यहाँ पे जब मेल्ट कर गया तब तुम्हें पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो बहुत सिंपल पॉइंट है। देखो
जब तुम इस कंडीशन की बात करने वाले हो तो तुम ये बोलोगे, क्योंकि सारी की सारी आइस तो तुम लिख चुके कि इसमें, अच्छा मैं तुम्हें बोलूं व्हाट इज द वेट ऑफ आइस, तो तुम बोलोगे सर इट इज मास ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू द ग्रेविटी, ऑल सेट ओके। तो व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द बेसिकली द बॉइंट फोर्स, तो तुम बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ द आइस, नो डाउट इट इज फुली सबमर्ज्ड into density of the water into gravity, done done। ये जबरदस्त पॉइंट आ गया, ठीक है। अब तुमने बोला सर इसमें अब सारे का सारा वॉल्यूम तो तुम्हारे पास ये क्या कर गया है, सारे का सारा वॉल्यूम तो तुम्हारे पास ये क्या कर चुका है, ये मेल्ट कर चुका है, सारे का सारा वॉल्यूम जो है वो तो मेल्ट कर चुका है। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द आइस, तो तुम बोलोगे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द आइस, तो यहां से जब तुम निकालोगे वॉल्यूम ऑफ द आइस तो क्या आएगा, मास ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द आइस, राइट। नाउ जब इस पे बॉइंट फोर्स लगा, जब इस पे पॉइंट फोर्स लगा तब तुमने इसका नाम ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा नाउ व्हेन आइस मेल्टेड, व्हेन आइस मेल्टेड, ऑब्वियस है जब आइस मेल्ट कर गया तो क्या बन चुका है, वो वाटर बन चुका है, ऑब्वियस है जब आइस मेल्ट कर चुका है तो वाटर बन चुका है। तो जब ये वाटर बन चुका है बेटे तो तुम वॉल्यूम ऑफ आइस क्या लिखने वाले हो, वॉल्यूम ऑफ आइस, नो डाउट टोटल मास ऑफ आइस तो यही था, अब वाटर बन चुका है तो डेंसिटी ऑफ वाटर ही लिखोगे ना यार। ये जबरदस्त चीज ये देखने में आ रही है कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम रहे, कैपिटल बी वाज द वॉल्यूम immersed and Vi is the वॉल्यूम ऑफ आइस, तो ये दोनों चीजें सेम रही, इक्वल रही, तो यहां से पता लग गया कि नो चेंज इन लेवल आएगा, नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर आएगा। क्यों क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है ऑलरेडी जो कर चुका था वो इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आइस के बराबर है, मतलब जितना उसका वॉल्यूम था उसने उसको पूरे का पूरा डिस्प्लेस कर दिया है। ये सिंपल सा एक जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रखो। मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं कि तुम लोग मेरे को करके दिखाना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसको तुम करके दिखाना, इसमें इसका आंसर क्या आएगा। ओके ठीक है।